हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका इस शो में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो प्रॉपर्टी की सभी जरूरी जानकारियों के साथ हम हमेशा इस शो में आपको देते हैं आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े इन्वेस्टमेंट के सवाल, इन्वेस्टमेंट वाले सवालों के जवाब और बताते हैं आपको प्रॉपर्टी बाजार का ताजा हाल। तो आज भी यही सब होगा और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद है हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट और प्रॉपर्टी गुरु अरविंद नंदन साहब। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। कई सारे कॉलर्स हैं फोन लाइन में। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। नीरज अपना सवाल पूछना चाहते हैं, इंदिरापुरम को लेकर है इनका सवाल। नीरज बताएं क्या है आपका सवाल? मेरी कमर्शियल प्रॉपर्टी है इंदिरापुरम में। ओके। तो मुझे अभी वो सेल कर देनी चाहिए या अभी रखनी चाहिए 4-5 के लिए? आपने कब खरीदी थी, अगर आप हमें बता सकें, और क्या भाव पे खरीदी थी? 2 साल पहले खरीदी थी, लगभग 6000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। राइट। तो अभी क्या भाव आपको मिल रहा है अगर आप सेल करने की कोशिश कर रहे हैं? अभी 7000 8000 मैक्सिमम मिल रहा है अभी। 6 से 8 हजार रुपए। 6 हजार में 2 साल पहले 6 हजार के भाव पर 2 साल। तो राइट, अब ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ऑलमोस्ट ये दुकान है मॉल के अंदर। इसे इन्हें रखना चाहिए या अभी निकाल दें तो बेहतर होगा? देखिए, इन्होंने जो रेट बताया है जिस पर इन्होंने खरीदा था वो बिल्कुल ठीक रेट था उस समय के हिसाब से। और आज भी इस मार्केट में गाजियाबाद में, इंदिरापुरम में कमर्शियल स्टॉक तो वैसे बहुत ज्यादा है। वहां पर हर छोटी बड़ी बिल्डिंग में कुछ ना कुछ कमर्शियल स्टॉक जरूर है। 7,500 से 8,000 की रेट है। तो आपको आज जो रेट मिल रहा है वो ठीक रेट मिल रहा है। आपका सवाल लेकिन ये है कि क्या रखें या बेच डालें। देखिए, सबसे पहले नीरज जी ये ध्यान रखिए कि कमर्शियल स्टॉक बहुत ज्यादा है, जैसा मैंने कहा। और हालांकि जो एक्चुअल रिटेल स्पेस है वो अब 12-13 हजार रुपए प्रति स्क्वायर फुट है। मैं समझता हूं आपकी स्पेस या तो थोड़ी सी छोटी अलग टाइप की स्पेस है या ऑफिस के लायक ज्यादा सूटेबल होगी, इसलिए आपका भाव थोड़ा 7,500-8 हजार के आसपास है। डायकॉटमी ये है कि अगर आप चाहें तो बेच दे सकते हैं, क्योंकि रेट बढ़ा है, अभी बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं तुरंत आने वाले समय में। तो एक तरह से आप अपना प्रॉफिट बनाकर निकल जाएंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि कम से कम 2 साल तक ये स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। लेकिन उसके बाद गाजियाबाद ओवरऑल जो है मार्केट, हमने पहले भी चर्चा की विपिन जी, उसकी संभावनाएं अच्छी होती दिखाई पड़ रही हैं। हमने एनसीआर के बारे में पहले भी चर्चा की है कि गुड़गांव है, नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन का मार्केट है, और गाजियाबाद का एक मार्केट है। ये 3 मार्केट हैं जहां पर आज इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। नोएडा एक्सटेंशन में तो थोड़ा मुश्किल हो चुका है, लेकिन नोएडा, गुड़गांव, इन 3 मार्केट्स में आप कर सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि कम से कम 2 या 3 साल का होराइजन रखना है। तो अगर आप चाहें तो बेच दें, अगर आप तुरंत पैसे चाहते हैं, और नहीं तो इसमें बने रहें, लेकिन 3 साल से ऊपर बने रहना होगा। उससे पहले आप इसको ना छोड़ें अगर रहना है तो ये सवाल मैं एक तरह से इन्हें वापस देता हूं। और वैसे भी बता रहे हैं कि 2 ही साल हुए हैं, उसमें भी 2,000 रुपए का जंप दिख रहा है। तो आई थिंक ठीक है, इतना बुरा नहीं है। और आगे अगर और 2-3 साल रखते हैं तो ठीक ठाक रिटर्न इन्हें मिलेगा। एक पहलू और इन्हें दिखाना चाहूंगा, हालांकि वो हमारे स्कोप से कुछ बाहर है, कि आप टैक्सेशन एंगल जरूर देख लें। जब आप इतनी छोटी अवधि के बाद बेच रहे हैं तो आप टैक्स को कैसे मैनेज करेंगे, क्या आपके टैक्स कंसल्टेंट की एडवाइस है, वो जानने के बाद करें इसे। मेरा तो मोटा मेरा ये मानना है कि अभी बने रहना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। अब एक ईमेल है हमारे पास। पवन नगरनाथ साहब ने भेजा है, जयपुर से। पूछना चाहते हैं कि वैशाली नगर जयपुर में इन्होंने रंगोली गार्डन्स प्रोजेक्ट में घर खरीदा है। भाव इनको जो मिला है वो 2,450 रुपए प्रति वर्ग फीट का है, और अब ये करीब 4,400 स्क्वायर फीट का भाव इस समय चल रहा है। जब उन्होंने खरीदा था उसके मुकाबले अब ये भाव हो चुका है। फिर वही सवाल है कि क्या यहां से भाव और बढ़ने की संभावना है, क्या वो इसमें रुकें, बने रहें, निकल जाएं, क्या करना चाहिए? क्योंकि ईमेल है तो हम यहां काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अरविंद जी वही लाइन पे ये सवाल है कि अब भाव ऑलमोस्ट डबल हो गया जहां उन्होंने खरीदा था, डबल के आसपास। तो अब क्या बने रहें या फिर और बढ़ने की संभावना, या कहीं और इन्वेस्ट करें इस भाव पे तो फिर दुगना होने की कोशिश हो? ये वैसे पिछली कुछ अवधि में हमने जो उत्तर दिए उनसे मिलता जुलता यहाँ भी उत्तर है। कई मार्केट्स में प्राइसेस डबल हुए हैं विपिन जी, लेकिन क्या उसी गति से आगे होते रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न अब लोगों के सामने आ गया है। और बहुत जरूरी है कि हम इस पर बार बार बात करें ताकि लोग इसको अच्छी तरह समझ लें। देखिए, जैसा हमने चर्चा की, 4-5 साल पहले एक ऐसा समय आया था जब रियल एस्टेट मार्केट भी डाउन था, इकोनॉमी भी डाउन थी, और इस वजह से उस समय की गई इन्वेस्टमेंट काफी तेजी से ऊपर बढ़ी है। अब वैसा होने की संभावना बहुत ज्यादा नहीं है, एक जनरल इकोनॉमिक आउटलुक के हिसाब से। अब अगर आप माइक्रो मार्केट को देखें, देखिए वैशाली नगर एक ऐसा मार्केट है और आपका प्रोजेक्ट जो है वहां पर है, जो कि काफी अच्छे मार्केट्स में से आता है।
वहां पर एक जो स्टेबल प्राइसिंग है वो 4,500 के आसपास है, जो आपने अब अटेन कर ली है। अब यहां से जब वो बढ़ेगा तो शायद उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा। और हम देख भी रहे हैं कि लगभग जो Tier 2 सिटीज हैं वो करीब 4 और 5 के बीच स्थिर होने लगे। बिल्कुल, तो ये उस स्थिरता वाली रेंज में पहुंच चुका है। अब ये ग्रो करेगा तो एक ऑर्गेनिक तरीके से नहीं करेगा, सिस्टमैटिक तरीके से करेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। मैं ये समझता हूं कि अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है तो आप इसको बेच भी सकते हैं और जाकर उन एरियाज में इन्वेस्ट करें जो वापस उठने वाले हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि यहां जो आप डाइवेस्ट करेंगे वो फिर आप लंबे समय बाद दोबारा नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि प्राइसेस कुछ समय बाद आपकी रेंज से बाहर होने लगेंगी। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें। ये हमेशा एक डायकॉटमी या दुविधा होती है लोगों के मन में। मेरा तो ये मानना है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी आपको रिटर्न दे रही है, अभी तक दे चुकी है, तो उसमें बने रहिए। लेकिन अगर आप तुरंत ये चाहते हैं कि फिर मैं कहीं रिटर्न लूं, तो उन मार्केट्स में चले जाइए, अजमेर रोड की तरफ चले जाइए या मानसरोवर की तरफ, बहुत सारे मार्केट्स हैं, उनमें जाइए, कम कीमत वाली प्रॉपर्टी खरीदिए और फिर उसमें लंबे समय तक बने रहिए। मुझे लगता है यहाँ पे अरविंद जी की प्रॉपर्टी बूम बहुत अच्छी बात है, लोगों ने अच्छे रिटर्न्स कमाए हैं, इन्वेस्टमेंट का एक जरिया बन चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के ये एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गए हैं। अब वो 2-3 साल में ही चाहते हैं कि रिटर्न्स बहुत ऊंचे आए। एक समय था जब लोग 10-15 साल एक बार इन्वेस्ट करने के बाद दोबारा नहीं देखते थे, लेकिन अब बहुत शॉर्ट साइकिल में लोगों को लगता है कि ये बढ़ जाए। जी हाँ, और ये मेरा ख्याल है ये एक ऐसी चीज है जो बुरी भी नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे रियल एस्टेट भी एक इन्वेस्टमेंट क्लास की तरह ट्रीट होने लगा है, जिसमें लोग पैसे लगाते हैं और उससे रिटर्न चाहते हैं। पहले ऐसा समय शायद नहीं था, लोग रियल एस्टेट को जरूरत के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते थे और वो उसमें जो रिटर्न आता था वो एक एडेड बेनिफिट होता था। अब रियल एस्टेट धीरे धीरे एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल बन गया है, क्विक इन्वेस्टमेंट, और खासकर जो हमने पिछला 5-6 साल का समय देखा उसने थोड़ी उम्मीदें भी बढ़ा दी। उनको शायद थोड़ा सा न्यूट्रलाइज और नॉर्मल करना भी जरूरी है, क्योंकि हमेशा वैसा वक्त नहीं रहता होगा। राइट, चलिए, तो इसी सलाह के साथ यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी और आपके सवालों का जवाब भी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर हम दे रहे हैं निवेश से जुड़े आपके सवालों के जवाब। हमारे साथ बने हुए हैं अरविंद नंदन साहब। तो आइए प्रॉपर्टी गुरु में इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। अब हैं दिल्ली से आशीष फोन लाइन पर। आशीष, कैसे हैं आप और क्या है आपका सवाल? मैं बढ़िया सर। विपिन जी नमस्कार। मेरा सवाल है सेक्टर 77 नोएडा के लिए। मैंने एक प्रोजेक्ट पसंद किया है जिसका नाम है प्रतीक 76 या 77, क्योंकि जहां तक हमें जानकारी शायद आप 76 के लिए पूछ रहे हैं। 76 सेक्टर 76 में प्रतीक विस्टेरिया, उसमें मैंने 3 BHK फ्लैट पसंद किया है और जिसका रेट 5,700 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल रहा है रीसेल मार्केट से। बिल्डर ऑलरेडी पोजेशन दे चुका है टू दी हाउस ओनर। बट इसमें मेरे 2 सवाल है। एक, मैंने सुना है कि ओखला बर्ड सेंचुरी के इशू की वजह से नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, क्या ये सही है? और दूसरा, पोजेशन क्योंकि मिल रहा है तो क्या इस टाइम पे उसको लेना ठीक रहेगा, और रजिस्ट्री अगर हम बाद में कराएं तो उससे कोई रिस्क है या कोई इशू होगा? जरूर, दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं आपके, जरूर आपको यहाँ पर सलाह देते हैं। सर, क्या कहेंगे? सेक्टर 76 है और बर्ड सेंचुरी वाला मामला भी इनको लग रहा है रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, और साथ में रजिस्ट्री अभी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? अच्छा, काफी अच्छा प्रश्न है इनका। सबसे पहले तो लोकेशन की अगर बात करें विपिन जी और आशीष जी, सेक्टर 76 जो है वो सेक्टर 74 से 79 तक 6 सेक्टर्स का एक जो समूह है, बिल्कुल एक जैसा और कम से कम कहा जा सकता है एक ही कॉलोनी की तरह बिहेव करता है, ये उसका हिस्सा है। तो आपको हमेशा इसको उस कंप्लीटनेस में देखना होगा। अब आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए आशीष जी कि ये एक ऐसा है, जो मैंने 6 सेक्टर्स का नाम लिया है, एक ऐसा एरिया है जहां करीब 40,000 यूनिट्स लगभग तैयार होकर आ रहे हैं। अगले साल आ जाएंगे, कुछ उसके थोड़ा आगे पीछे आ जाएंगे। तो मार्केट में जो सप्लाई का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है। जो प्राइसिंग आपको मिल रही है वो मुझे कंप्लीटली बिल्कुल ठीक लगती है, प्राइसिंग की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आम्रपाली, JM ऑर्किड, इस तरह के और भी कई अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। प्रतीक का अपना नाम भी काफी जाना जाता है। इनफैक्ट 5 साल पहले से अब तक उसमें भी वो 2 गुना वाला प्रिंसिपल हो चुका है जी। तो ट्रेडिंग भी काफी हुई है। अगर आप बर्ड सैंक्चुरी वाली समस्या की बात करें, देखिए इसमें मेरा थोड़ा सा अलग विचार है। हालांकि मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप इस पर और डिटेल में छानबीन करें। ये एक समस्या थी, लेकिन अब वो चेंज हो चुका है मामला। समस्या ये थी कि बर्ड सैंक्चुरी से 10 किलोमीटर का जो रेडियस है उसके अंदर के सारे प्रोजेक्ट्स पर एक रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब वो मेरी जानकारी के मुताबिक हट चुका है और अब वो जी हाँ, तो इसलिए ये आपका जो प्रोजेक्ट है वो उससे अफेक्टेड नहीं है। रही बात रजिस्ट्री की, तो देखिए ये तो बिल्कुल
साफ बात है कि बिना रजिस्ट्री के या बिना किसी लीगल प्रोसीजर को पूरा किए आपको प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहिए, और उसके बिना आप प्रोजेक्ट पर कभी रिलाई ना करें। अगर आप उसको परचेज कर लेते हैं, फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं, तो रजिस्ट्री कराना बहुत जरूरी है। किसी लीगल एडवाइजर से भी सलाह ले लें, पर ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका मैं साफ आंसर दे सकता हूं कि ये सबसे ज्यादा जरूरी है, आप जरूर करें। अब एक ईमेल है हमारे पास, अतुल पांढरे साहब का नागपुर से भेजा और पूछना चाहते हैं कि नागपुर में 50 से 55 लाख के बजट में उन्हें एक फ्लैट लेना है। सोनेगांव एयरपोर्ट और वर्धा रोड इलाकों में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स उन्होंने देखे भी हैं और सुझाव चाहते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट वहां अच्छा होगा। जरूर आपकी मदद करेंगे सर, क्या सलाह होगी अतुल जी के लिए? विपिन जी, मैं अभी कुछ समय पहले नागपुर से लौट के आया। ओके। हालांकि मैं वहां प्रोफेशनल कारण से नहीं गया था, लेकिन प्रोफेशनल होने के नाते मैंने काफी घूम कर देखा। ये एक ऐसा मार्केट है जिस पर पिछले 10 साल से बराबर चर्चा होती है। राइट। प्रॉमिस बहुत दिखा है, लेकिन कभी वो प्रॉमिस फुलफिल होता हुआ फलीभूत होता नहीं चर्चा हुई। लेकिन मुझे इस बार अच्छी बात यह लगी कि वहां अब एक्टिविटी दिखाई पड़ रही है। ओके। और अब शायद वहां से सीएम भी है महाराष्ट्र के, उस वजह से भी उसको हो सकता है एक अच्छा इंपॉर्टेंस मिल जाए। बहरहाल ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर 50-55 लाख की इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी तरह हो सकती है, और इस लिमिट में आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है, जरूरी ये है कि आप अपने लोकेशन प्रॉपरली ठीक से चुनें। तो जैसा आपने कहा, एयरपोर्ट और वर्धा रोड वहां की सबसे बड़ी 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रेचेस हैं। आप इन पर बिल्कुल सावधानी से और अच्छी तरह निगाह डालें। हालांकि मैं आपको मतलब एयरपोर्ट जब मैंने कहा तो मैंने कोई लोकेशन का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मनीष नगर की तरफ। मनीष नगर एक वो मार्केट है जहां पर काफी बड़ी मात्रा में डेवलपमेंट हो रही है, सप्लाई आ रही है और अब्जॉर्ब भी हो रही है। अब्जॉर्ब करने वाले ज्यादातर लोग या तो नागपुर के रहने वाले हैं या वो हैं जो किसी वजह से नागपुर में आकर बसना चाहते हैं। तो एक काफी कॉस्मोपॉलिटन सा एरिया बन गया है, एयरपोर्ट के नजदीक है और जाके शहर से भी हाईवे के थ्रू मिला हुआ है। तो मैं समझता हूं या तो मनीष नगर पर बने रहें या वर्धा रोड पर आगे जाकर आप तलाश करें। बिल्डर्स वहां पर अभी नेशनल स्केल के नहीं है, लेकिन कुछ लोकल प्रतिष्ठित बिल्डर हैं, जैसे ओम शिवम बिल्डकॉन है, रियल लिविंग है, देवसर है, इस तरह के कुछ हैं। और भी नाम आपको मिल जाएंगे, आप वेबसाइट्स पर देखें या वहां जाकर देखें, काफी ऑप्शंस हैं। 50-55 लाख में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी तरह की जा सकती है। वर्धा रोड या मनीष नगर, ये 2 मार्केट्स में। चलिए, तो बहुत 2 साफ अच्छे ऑप्शंस यहां पर आपको दे दिए अतुल जी, अरविंद जी ने। वर्धा रोड काफी कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहां पर काफी सारी सप्लाई है, आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। और मनीष नगर, ये 2 इलाके एयरपोर्ट के पास वाले, जहां पूरा हम मिहान जिसकी हम बात कर रहे थे उसकी भी चर्चा होती है। अगर वो कभी भविष्य में टेक ऑफ होता है तो उसका भी फायदा है। मिहान मैंने इस वजह से नहीं कहा क्योंकि थोड़ा अभी फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि चर्चा काफी हुई, इसी वजह से नागपुर की प्रॉपर्टी काफी हीटअप भी हुई एक समय। लेकिन फिर भी अभी नागपुर के बेसिक्स देखें तो उसके हिसाब से ये 2 इलाके जो अरविंद जी ने आपको बिल्कुल आप इसमें निवेश कर सकते हैं। चलिए, यहां पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपसे बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक टू द प्रॉपर्टी गुरु। और बातचीत हो रही है यहां पर प्रॉपर्टी पर, आपके सवालों की जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए अरविंद नंदन साहब। तो आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अजीत कुमार ठाकुर है दिल्ली से फोन लाइन पर। अजीत जी नमस्कार, क्या पूछेंगे आप? सर, ये मेरे को कानपुर या लखनऊ एरिया में देखना था, प्लॉट या हो या किसी अपार्टमेंट में मैं निवेश करना चाह रहा था एक्चुअली। अराउंड 15 to 20 लाख के रुपीज में, अगर कौन सा इलाका सही होगा? आप कानपुर और लखनऊ के लिए बात कर रहे हैं? हाँ सर। ठीक है, 15 से 20 लाख रुपए तक का बजट, और प्लॉट भी चलेगा और घर भी चलेगा, राइट? या चलिए, यहाँ पर अजीत जी के प्लॉट भी ले सकते हैं, कुल मिला के निवेश ही करना है, 15 से 20 लाख का बजट ये रखते हैं। तो अब कानपुर या लखनऊ किधर देखें? देखिए, वैसे तो बड़ा सिंपल सा साधारण सा सवाल है, लेकिन इसमें काफी कॉम्प्लिकेशन अपने आप में छुपी हुई है, तो थोड़ा उस पर बात कर लेनी चाहिए अजीत जी। मैं समझता हूँ आप कानपुर का नाम शायद इसलिए लिया क्योंकि आप या तो कानपुर में रहते हैं या वहां से ओरिजिनली रहने वाले होंगे। लखनऊ, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ा इस समय जो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, नोएडा को छोड़कर वो लखनऊ है। अगर आप कानपुर के लिए किसी खास वजह से उत्सुक हैं तो आप कानपुर में कर सकते हैं। हालांकि इस समय कानपुर का मार्केट जो है वो पूरी तरह अभी तैयार नहीं है रियल एस्टेट के डायनामिक्स के हिसाब से, तो सीधा चुनाव तो होना चाहिए लखनऊ का। आपकी सबसे बड़ी जो दिक्कत हो सकती है अजीत जी वो ये कि आपके बजट में शायद बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज अवेलेबल ना हो, मुहैया ना हो पाए। तो मेरा ख्याल ये होगा कि आप प्लॉट की तरफ जाएं।
अगर आप कानपुर की तरफ जाना चाहते हैं तो भी कानपुर लखनऊ बाईपास के आसपास ही बने रहें, क्योंकि उस स्ट्रेच पर ज्यादा तेजी से डेवलपमेंट होगी भविष्य में जाकर। हाँ, अगर आप लखनऊ आते हैं तो फिर आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं। बजट हो सकता है थोड़ा बढ़ाना भी पड़ जाए। तो सबसे पहले जैसा हमने कई दफे चर्चा की है, अमर शहीद पथ है, गोमती नगर एक्सटेंशन है, फैजाबाद रोड है, रायबरेली रोड है, ये सारे स्ट्रेचेस हैं। अमर शहीद पथ पर अब कीमतें बढ़ के 45-50 लाख होने लगी हैं, तो वहां हो सकता है 15-20 लाख में इनको दिक्कत है। और अगर आप प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप, मेरा ख्याल है, रायबरेली रोड या फैजाबाद रोड की तरफ जाएं, जो कि आगे बनने वाले हैं। तो अगर आप देखें तो दोनों शहरों में मैंने आपको एक ही चीज बताई, कानपुर का वो हिस्सा जो फ्यूचर में बढ़ेगा क्योंकि वो लखनऊ से जुड़ा हुआ है, और लखनऊ का वो हिस्सा जो दूसरे शहरों से अब जुड़ रहा है और उन पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है। तो जब भी आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करें, ये ध्यान रखें कि आपको वहां इन्वेस्ट करना है जो अभी बनना शुरू हुआ है, कागज पे नहीं, जो फिजिकली बनता हुआ दिखाई पड़े, वहां जाकर इन्वेस्ट करें। मेरा ख्याल है प्लॉट ही आपके लिए ज्यादा मुनासिब होगा अजीत जी। रेडी प्रॉपर्टी में दिक्कत आ सकती है और हो सकता है आपको कोई बहुत छोटी प्रॉपर्टी मिले जिसका मार्केट बहुत तेजी से डेवलप नहीं होता। तो प्लॉट पर अपना ध्यान केंद्रित रखें, रायबरेली रोड, फैजाबाद रोड, और अगर हो सकता है सुल्तानपुर रोड पर कुछ मिल जाए तो, या अगर कानपुर के पास रहना चाहते हैं तो बिठूर या उन्नाव की तरफ, लेकिन लखनऊ बाईपास से जो मिली हुई जो भी प्रॉपर्टीज हैं वहां पर। चलिए, अब गजेंद्र नंदवानी साहब है हमारे साथ, जयपुर से फोन लाइन पर हैं। गजेंद्र जी, क्या पूछना चाहेंगे? सर, मैंने जयपुर में 300 गज का एक प्लॉट लिया हुआ है पार्श्वनाथ नारायण सिटी में। ओके। जो मैंने की प्री लॉन्च बुकिंग में इन्वेस्ट किया था 2006 में। ओके। तो 2010 में मुझे पोजेशन मिल गया था। अब मुझे ये पता करना है कि उसको मैं होल्ड करूं या अभी सेल करूं। राइट। तो आपने उसका फर्दर प्रोस्पेक्ट्स क्या है? बिल्कुल। किस भाव पर आपने खरीदा था 300 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट? ये सर 5300 पर स्क्वायर यार्ड। और अभी आपके हिसाब से क्या कीमत चल रही है? अराउंड सर 17 और 16,000। ओके, ठीक है। चलिए, तो 5 से 17 हो गई, और अब इसमें रुकें या फिर निकलें? अरविंद जी, क्या? बिल्कुल। और ये फिर उस तरह का सवाल है जो हम पिछले कुछ समय से टैकल कर रहे हैं जी। देखिए, प्राइसिंग तो तय है, जो आपने बताया बिल्कुल सही बताया, लगभग 2.5-3 गुना प्राइसिंग बढ़ चुकी है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहां अभी और थोड़ी सी ग्रोथ की संभावना बाकी है, क्योंकि आप एक पार्श्वनाथ नारायण सिटी आपकी एक ऐसे लोकेशन में है, एयरपोर्ट दक्षिण पश्चिम के आसपास, जहां पर अभी और कुछ होना, थोड़ा और उबाल आना शायद बाकी है। तो उस हिसाब से तो आप बने रह सकते हैं। लेकिन फिर वही उत्तर, अगर आप चाहते हैं कि उसी तेजी से बढ़ेगा, 4 साल में फिर तिगुना हो जाएगा, मैं नहीं देखता ऐसा होते हुए। तो बने रहिए अगर आप और थोड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट में कमाना चाहते हैं, और अगर निकल ही जाना चाहते हैं किसी वजह से कि बहुत हो गया, आप कहीं और जाकर फिर नए मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए, तो फिर आपको अजमेर रोड, जेएन रोड, इन सब की तरफ जाकर प्रॉपर्टी तलाश करनी होगी। लेकिन उस प्राइसिंग पर शायद अब न मिले जिस प्राइसिंग पर आपको मिल गई थी, तो आपको उससे दोहरे दाम पर इन्वेस्ट करना होगा और थोड़ी धीमी गति से एप्रिसिएशन आएगी, ये जरूर नजर में रखें। तो यहाँ पर मुझे अरविंद जी ऐसा लग रहा है, क्योंकि सीएनबीसी आवाज हम बिजनेस चैनल है और मार्केट को लेकर काफी कुछ करते हैं, शेयर मार्केट की बात कर रहा हूं, तो वहां पर भी यही सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें टाइमिंग पे बड़ा सवाल है कि यहाँ से ऊपर या नीचे और निकल जाएं या बने रहें। तो डाउन साइड तो यहाँ प्रेशर कम रहेगा प्रॉपर्टी, मुझे लगता नहीं कुछ किसी को नेगेटिव कुछ होगा, लेकिन हाँ, बाहर निकलने के लिए अभी कितना अपसाइड बाकी, ये सवाल सबके मन में जरूर है। जी हाँ। और ये सवाल हमेशा सिर्फ रियल एस्टेट या माइक्रो मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं होता, ये ओवरऑल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उससे बहुत हद तक लिंक रहता है। तो जब भी आपके मन में ऐसा सवाल आए, तो आप जरूर ये भी देखें कि इकोनॉमिक साइकिल पहले क्या थी, आज क्या है, और अब कहां जाने की संभावना वाली है। तो देखिए, इकोनॉमिक साइकिल तो अब अच्छी होती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट आया है कुछ उम्मीद से शायद थोड़ा कम आया है, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले काफी अच्छा आया है, और आगे इसके बेहतर होने की ही उम्मीद है। 5.2% आया है, 5.7% था इससे पिछले क्वार्टर में। इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बहुत मामूली सी, शायद 0.1% की ग्रोथ हुई है, लेकिन अब आगे बढ़ने की संभावना दिखाई पड़ रही है। सबसे बड़ा फैक्टर यह है, जो इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस हैं वो काफी डाउन हो गए हैं। लोग तो यहां तक उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद वो $60 पे आ जाए और अगले 1-8 साल तक वहां रहे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन बन गई जिससे कि इकोनॉमी तो ऊपर बढ़ रही है, लेकिन इकोनॉमी उस जगह से नहीं बढ़ रही है जहां पर कि वो बिल्कुल जीरो की हालत में थी या नेगेटिव की हालत में थी। तो अच्छी हो रही है, अच्छी होती रहेगी, ऐसी उम्मीद है। लेकिन वो जो बम्पर ग्रोथ आई थी वो इसलिए भी आई थी क्योंकि हम बिल्कुल रॉक बॉटम पे जा चुके थे। आज हम रॉक बॉटम पे नहीं है, बेस इफेक्ट वहां पर प्ले कर रहा था। जी। तो
जब आप रॉक बॉटम पे नहीं होते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट एक ज्यादा सतत और धीमे तौर पर ग्रो करती है, हालांकि लंबे समय के लिए ग्रो कर सकती है। जब आप बिल्कुल रॉक बॉटम पे इन्वेस्ट करते हैं तो कई बार वो जैकपॉट हिट करने की तरह होता है और उसके लिए मैं समझता हूं कुछ हद तक किस्मत भी जिम्मेदार होती है कि उसी समय आपके पास इन्वेस्टमेंट लायक बजट हो, अच्छी कोई प्रॉपर्टी मिल भी जाए। तो सिर्फ किस्मत पे नहीं लेकिन सारी चीजों को मिलाकर देखिए। और आज शायद वो समय नहीं है, अगर आप 8-10 साल जमे रहेंगे इन्वेस्टमेंट करके तो फिर आपके लिए फायदा होगा। राइट। तो इसीलिए प्रॉपर्टी गुरु में हम आपको वो बातें भी बताते हैं जो सिर्फ कहाँ खरीदे बेचे से आगे बढ़कर, जैसा अरविंद जी ने एक्सप्लेन किया कि किन बातों को आपको देखना है, कैसे आप टाइम करेंगे अपनी प्रॉपर्टी को, कब खरीदना है, कब बेचना है और क्या करना है, इन बातों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी। तो अरविंद जी, इन तमाम बातों के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए और आपको भी शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहने के लिए। और हमेशा की तरह यही निवेदन कि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर लिखें pg@moneycontrol.com पर अपने नाम, पते और फोन नंबर के साथ। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।